नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का फॉर्म फिल होना प्रारंभ हो चुका है। 31 से स्टार्ट हो चुका है और इसके डेट बहुत कम है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, पहले आओ पहले पाओ के तहत फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कीजिए। अन्यथा जो जगह आप चाह रहे हैं, जिस स्टेट में आप चाह रहे हैं, हो सकता है यहाँ से ना मिल के कहीं अदर मिल जाए। जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया से हट के कहीं और मिल जाए, तो इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर लीजिए। चलिए साथियों, आज का जो विषय वस्तु है वो है CDP। सभी जानते हैं कि CDP 30 प्रश्नों से आता है और 30 प्रश्नों में 30 मार्क होते हैं, यानी नंबरों की संख्या 30 है। इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आधारित हैं, यानी आप समझ रखते हैं तो इस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अन्यथा कोई रट्टा मारो और तुरंत आंसर बताओ, ऐसी प्रक्रिया सीटेट में अप्लाई नहीं होती है। तो बिना समय गंवाए प्रत्येक प्रश्न को अच्छे ढंग से देखेंगे और सही तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की संख्या पहला। साथियों, गले से थोड़ी सी प्रभावित हूँ मैं, अगर दिक्कत थोड़ा सा हो तो प्लीज़ कंसिडर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। बालक, याद रखिएगा, बाल विकास में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? बाल विकास की संवेदनशील अवस्था कौन सी है? पहला, केवल संज्ञान और सीखने की तेजी प्रगति, बिल्कुल नहीं। केवल शब्द आ गया तो ऐसा नहीं करना है। केवल का मतलब होता है यहाँ से शुरू करो और यहाँ पर लाके ख़त्म कर दो। तो कहने का मतलब है कि एक निश्चित आप अगर अवधि बताएंगे तो इसमें बालक का विकास नहीं होता है। बालक का विकास चौमुखी होता है, चारों दिशाओं में होता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। बालक किसी भी हर तरीके से सीख सकता है। बालक इधर से भी सीख सकता है, इधर से भी सीख सकता है, इधर से भी सीख सकता है, इधर से भी, इधर से भी। तो जो बालक का विकास होता है वो चारों दिशाओं से होता है। तो इसलिए आप केवल वाले शब्द 99% गलत साबित होते हैं। आगे चलते हैं। साथ ही साथ वह काल जिससे बालक का विकास में सिर्फ और सिर्फ भाषाई गति, यानी देखिए भाषाई विकास हो, अगर भाषा का विकास सिर्फ बालक को करवाएंगे तो क्या उसकी पूरी चौमुखा विकास हो गया? ये भी नहीं है। ठीक, केवल शब्द आया इसलिए इसको भी नेगलेक्ट करो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, शारीरिक वृद्धि अगर उसकी चरम सीमा पर हो तो क्या वो विकसित हो गया? बिल्कुल नहीं। हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी विशिष्ट क्षमता। याद रखिएगा, विशिष्ट क्षमताओं से विकास के लिए इष्टतम अवधि यानी बेहतरीन अवधि, यानी जो विशिष्ट यानी बेहतर बेहतर क्षमता अगर उसके पास आ जाए, उसके सोचने की क्षमता आ जाए, समझने की क्षमता आ जाए, प्रश्न को हल करने की क्षमता आ जाए, सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता आ जाए, तो हर एक प्रकार की जो क्षमता उसके अंदर विकसित होगी, तो वह सबसे बेस्ट ऑप्शन है संवेदनशील अवस्था के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ आपका 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेट है कि प्रश्न आएंगे तो आएंगे ही। देखिए, विकास जो है, विकास शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब होता है कि जब बच्चा जो होता है उसका जो विकास होता है वो विकास सिर से लेकर, यानी कहने का मतलब होता है कि यहाँ से शुरू होता है और पैर की दिशा की तरफ बढ़ता है। जब ऐसी स्थिति में बच्चों का विकास होता है उसे शीर्षगामी सिद्धांत के नाम देते हैं। शीर्ष का मतलब हो गया सर, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिफेलोकॉडल। याद रखिएगा, सिफेलोकॉडल। और इसका जो विकास होता है ये सिर से पाँव की तरफ होता है। साथ ही साथ एक और बिंदु पर आप स्पष्ट रखिएगा, ठीक, इसका एक भाई भी है सिफेलोकॉडल का, वो है प्रॉक्सिमोडिलस, प्रॉक्सिमो डिस्टर, जिसका कहना होता है कि जो विकास जो होता है वो केंद्र से होता है। यानी यहाँ पर आपका हर्ट हो गया और यहाँ से विकास इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ। तो एक पॉइंट को ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब आपका शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में प्रतिपादित करने के लिए बोलेगा तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो विकास हो रहा है सिर से पैर की तरफ हो रहा है। जब बात आ जाए प्रॉक्सिमो के बारे में, सिफेलो और प्रॉक्सिमो दो सेंटेंस याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेंगे। जब प्रॉक्सिमो के बारे में जिक्र करना लगे, अगर प्रश्न में जिक्र होने लगे प्रॉक्सिमो को, इंग्लिश में भी जरूर उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की मान्यता दी गई है। खासकर इंग्लिश बेहतर प्रेफरेंस में दिया जाता है। इसके नाम बदल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में इसके नाम नहीं बदल सकते हैं। हिंदी में नाम बदलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो विकास जो होता है केंद्र से छोर की तरफ होता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये प्रॉक्सिमो में होता है। और जब विकास सिर से पैर की तरफ होता है वो सेफेलो में होता है। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या रहा है कि किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त आदर्शवादी हो जाता है? पहली पॉइंट को समझिए। अगर आपने जिन पियाजे थ्योरी भी पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता हो गया होगा। देखिए, अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है, जाहिर सी बात है शैशवावस्था तो होगा नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन करेगा नहीं। मध्य बचपन की जो बात आ गई उस समय अमूर्त चिंतन नहीं करेगा। लेकिन जब किशोरावस्था आता है तो उसमें अमूर्त चिंतन का विकसित हो जाता है, क्योंकि उसमें बच्चा सोचने और समझने लगता है, कल्पनाशीलता बढ़ जाती है। अमूर्त का मतलब क्या होगा? कल्पनाशीलता। अगर किसी कहानी के बारे में आप बताइएगा तो वह कल्पना करने लगेगा कि हाँ इस तरह की घटना हुई है, ये हुआ होगा, यहाँ पर ये होना चाहिए। वो अलग तरीके से भाव को व्यक्त करना प्रारंभ कर देगा। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, जिन प्याजे से संबंधित प्रश्न आ ही गए। मैं बार बार कहता हूँ कि वैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक हमारे हैं, 4 मनोवैज्ञानिक, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, जिनमें एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हमारे जिन प्याजे जी हैं। चलिए, इन्होंने क्या इसका इनसे संबंधित क्या प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के कुछ स्कीमा के पुनः व्यवस्थित, जो भी स्कीमा, देखिए स्कीमा का मतलब होता है जो उसका आरंभिक ज्ञान, जो वो पहले से जानता हो, जो भी विषय वस्तु को देखता है, चारों तरफ समझता है, वो सारे स्कीमा है। पुनर्व्यवस्थित यानी उस स्कीमा में फिर से वो व्यवस्थित कर रहा है, उससे स्कीमा को जोड़ता है, यानी जो जानता है उसमें उस चीज़, उस ज्ञान को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यानी पहले से ये जानता था कि ये ज़ीरो है, फिर उसने प्लस कर दिया कि 1 के बाद जीरो लगाएंगे तो इसे 10 कहते हैं। यहीं फिर प्लस कर दिया कि हाँ, इस 1 के पहले अगर ज़ीरो लगाएंगे तो ये 1 ही कहलाएगा। तो इसने क्या किया कि जो उसका ज्ञान था, उस ज्ञान में उस चीज़ को जोड़ दिया, उस चीज़ में पुनर्व्यवस्थित कर दिया, बेहतर कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, इसका जो आंसर जाता है संगठन में जाता है। इस प्रश्न पर बहुत ही मतभेद हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की दिया है उसी के अनुरूप हम आपको यहाँ बताएंगे, ताकि कहीं प्रश्न फिर से दोहराया जाए तो इसका आंसर आप सही तरीके से लगा के आइए। चलिए, तो इसका आंसर जाता है संगठन। देखिए, समायोजन हो सकता था इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो एक समायोजन का मतलब बनता था, लेकिन आयोग ने समायोजन को कहा कि समायोजन भी इस संगठन में उपस्थित है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रश्न का विकल्प हमें जब चुनना होता है तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पर बोला जाए कि 1 से लेकर इन्फानाइट तक नंबर जब जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर मैथ की श्रेणी में हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन जहाँ इसमें ज़ीरो जोड़ दिया गया और फिर इन्फानाइट तक लेके गया गया, तो इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो क्या ये होल नंबर में नेचुरल नंबर समाहित नहीं है क्या? तो जब नेचुरल नंबर होल नंबर में, कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फानाइट तक अगर कोई नंबर जा रहा है और 0 से भी इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इस सारे नंबर में यह नेचुरल नंबर समाहित है। तो हमारे लिए प्रश्नों को जो चयन करना है, जो प्रश्न आधारित जो चयन करने की प्रक्रिया होगी उत्तर की, हम समाहित वाले पर भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत पढ़ेंगे और चल देंगे आगे की तरफ। इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए ही हम प्रश्न का उत्तर देंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। 5 में क्या कुछ कह रहा है, इस विषय वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बच्चे के मानसिक रूप से समस्या को हल करने, एक बात ध्यान से सुनिएगा, बच्चा जो है वो मानसिक रूप से समस्या को हल कर सकता है, लेकिन समस्या को स्वयं सामग्री संबंधित होना चाहिए। याद रखिएगा, स्वयं सामग्री संबंधित, यानी यहाँ पर बात एकदम स्पष्ट कर दिया कि वह सामग्री जो स्पष्ट रूप से उसके समक्ष हो। तो स्पष्ट रूप से समक्ष का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 3D की बात कर दिया, और जब 3D वस्तु यहाँ पर उपलब्ध होती है, इसका मतलब हो गया क्या चीज़ कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 2D के व्यवस्थित बात में, यानी 2D का मतलब क्या हो गया कि उसके पास वह वस्तु नहीं है। अगर एक पेन ही है तो वो पेन क्या हो गया, 3D का रूप हो गया, 3 डायमेंशनल उसमें है, तो 3D का रूप हो गया। लेकिन अगर वह अवस्था जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ कल्पनाशीलता के आधार पर प्रश्नों का जवाब देता है, तब तो वह अमूर्त चिंतन की बात करने लगा। लेकिन यहाँ बात क्या हो रहा है कि मानसिक रूप से उस समस्या को हल तो कर रहा है, लेकिन उसके पास प्रत्यक्ष होना चाहिए, वह काम प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसके पास उपस्थित होना चाहिए, ना कि लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर वह जवाब स्पष्ट तरीके से दे पा रहा है। तो जब लॉजिक थिंकिंग अगर लगना चालू हो जाए तो वहाँ पर अमूर्त चिंतन के बारे में जिक्र होता है। लेकिन बात यहाँ पर आ गई क्या चीज़ कि समस्या की स्वयं सामग्री संबंधित उपस्थित होना चाहिए, वो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तब तो यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बेहतर ऑप्शन है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बेहतर ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामाजिक निर्माणवादी, ध्यान रखिएगा, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरीके से देखते हैं। जो सामाजिक निर्माणवादी, समाज के अंदर जो निर्माण होता है बेहतरीन, उसमें जो सिद्धांतों का उदय होता है, वैसे मनोवैज्ञानिक बच्चे को कैसे देखते हैं। जाहिर सी बात है, ज्ञान के निर्माता के रूप में शामिल करने की सक्रिय प्रणाली को देखेंगे, ना ही उसमें कोरी पट्टी की बात होती है। याद रखिएगा, पहले के समय में बोला जाता था कि बालक जो हैं कोरी पट्टी है, यानी खाली किताब की तरह हैं, उनमें जो भी आप भरोगे वो फिल हो। लेकिन ऐसा नहीं, आज के समय में यह कहा जा रहा है कि बच्चे ऑलरेडी ज्ञान अर्जित करते हुए ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं, इसलिए कोरी पट्टी का यहाँ पर हो गया। ज्ञान के निष्क्रिय, देखिए कोई भी चीज़ निष्क्रिय शब्द अगर आ जाए तो बच्चा को यहाँ एक्टिव मोड में रखना है, हमेशा उसमें निष्क्रिय नहीं, सक्रियता होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अब लघु वयस्क ये बिल्कुल है नहीं, इस संबंध से तो कोई मतलब ही नहीं रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी कोई दबाव नहीं है, यह आपके अपने ऊपर है। आगे चलते हैं, माफ़ कीजिएगा, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाढ़, एक पाढ़ शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। पाढ़ करना किसका उदाहरण है?
आपने अगर लेव वाइगोस्की का थ्योरी नहीं पढ़ा है तो मेरे दोस्तों मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्लेलिस्ट में लेव वाइगोस्की का थ्योरी है, जाके पढ़िए। देखिए, बच्चों के बीच में संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? पाठ का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा मोड़ा हेल्प देना, थोड़ा मोड़ा हेल्प देना। तो जब किसी भी बच्चे को हम थोड़ा सा हल्का सा अगर हेल्प दे देते हैं जिससे वह काम को सफलता कर प्राप्त कर लेता है उस कार्य में, तो उसी को पाठ करते हैं। और ये देखिए कि ये किस पर होता है? ZPD, ठीक ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी इसका आंसर भी जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसी में पाठ प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान सामर्थ्य के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर निर्माण होते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, जिन प्याजे ने कहा है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के जोड़ने के साथ उस समायोजन बनाने के बाद वह विकसित करता है, बेहतर करता है। लेकिन लेवाइगोस्की ने कहा क्या चीज़ ना, कि जो बच्चे के नए ज्ञान है और नए ज्ञान जो होते हैं, नए ज्ञान के मौजूदा ज्ञान और जो सार्थकता के साथ जानने में समक्ष होने के बीच कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। यह अंतर लेवाइगोस्की द्वारा कहा गया है। लेकिन जिन प्याजे ने क्या बोला है कि उसे समायोजन के साथ सीखने का मौका मिलता है। तो यह जो शब्दों का यह जो जिक्र जो किया है, इस जिक्र को लेवाइगोस्की ने किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है क्या चीज़ ना, कि इसको हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना, कि ये किसने दिया है, तो लेवाइगोस्की ने दिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन से हो गए, जो हम लोग आगे मिलते जाएंगे कि कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। जैसे ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गए, फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन उसकी संख्या कम रहती है। इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी फैक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। किसी का कथन है तो कथन को हम कैसे अस्वीकृत करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। यानी ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में डिस्कस हो रहा है। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक के पास जाते हैं। बिल्कुल सही है भाई, इससे बेहतर ऑप्शन और कहीं मिलेगा ही नहीं। आगे देख लेते हैं भले। एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक में बिल्कुल नहीं है। पुरस्कार और दंड के बारे में तो जिक्र ही नहीं करना है। नोट से याद करना बिल्कुल नहीं, नकारात्मक है। चुपचाप बैठा देना ये भी नकारात्मक है। तो सबसे बेहतर विकल्प पॉइंट नंबर 1 है, जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में स्पष्ट रूप से है कि अगर बच्चे को ग्रुप वाइज बैठाया जाए, साथ ही साथ कोई एक्टिविटी करने के लिए दिया जाए और शिक्षक एक फैसिलेटर के तौर पर वहाँ पर जाए और उसको देखे, वॉच करे। अगर किसी बच्चा को थोड़ी सी समस्या बनती है तो एक पाड़ दे। अभी जो पाड़ वर्ड मैंने यूज किया है उसी का इस्तेमाल, यानी हल्का फुल्का उसको क्या करे, थोड़ा मोड़ा सहारा दे दे। नहीं बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरीके से करो, सही हो जाएगा। बस बच्चा अपने कार्य में मग्न है, लगा हुआ है, कार्य को प्रगति में लेके जा रहा है। बस आपको हल्का सा उसको क्या करना है, पुश करना है एक पाड़ की तरफ। तो याद रखिएगा, शिक्षक एक फैसिलेटर का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 10, बिल्कुल, और यह सब आप ही के लिए है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे सीटेट है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी है, आराम से हो जाएगा। टेंशन जितना आप लीजिएगा उतना ही टेंशन बढ़ते जाएगा। रिलैक्स माइंड से पढ़िए। मेरा कहना यही है, सकारात्मक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा तो डेफिनेट है कि आपके अंदर ऊर्जा डबल आएंगे। लेकिन जहाँ मानसिक में थोड़ा सा हल्का सोच लीजिए, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, सीटेट है, बहुत परेशानी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, एक आप ही नहीं है। बस अपने आप को जितना स्टेबल करके पढ़ाई कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा। आगे चलते हैं, अब गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको जब लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चे के अंदर जब अच्छा बनना और अच्छा किसी के सामने पेश होने की जो बात आती है वो गोल्डन रूल होता है। यानी बेहतर तरीके से बच्चे अपने आप में समाज में एक बेहतर छवि बनाने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रूल को ही जानते हैं, उसी को गोल्डन रूल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अविनाश, ठीक ना। अब यहाँ पर सार्वभौमिक जो होता है, जिसमें होता है ये चीज़ है कि भैया इन जो भी मनुष्य होंगे, अब यहाँ पर सार्वभौमिक में बालक नहीं आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हायर क्लासेस वाले होते हैं, जिसमें आप संत आ गए हैं, फिलोसफर आ गए हैं, जिसमें अपने विषय में ना सोचकर सारे मतलब संसार के विषय में अपना एक थ्योरी स्पष्ट करना प्रारंभ कर दिए। तो ये चीज़ होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगर और भी सब जानना है तो बिल्कुल आप लॉरेंस कोहलबर्ग का वीडियो बना हुआ है, आप जाकर वॉच कीजिए। बिल्कुल हर एक पॉइंट को अच्छे ढंग से समझाया गया है। हावर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है अभी चैनल में नहीं दिया गया है, बहुत जल्द मैं आप सबके सामने उपस्थित करूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपके समक्ष भी उपस्थित हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? भाई जाहिर सी बात है, बुद्धि क्या हो सकता है उनके अनुसार? क्या व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता। अरे भैया यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, ठीक ना। व्यवहार में नकारात्मक होगा ही नहीं, एक ही कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही व्यवहार में सिर्फ सकारात्मक परिवर्तन नहीं, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है।
यानी उनके अंदर जो काबिलियत है, जो जिस तरीके की काबिलियत हो, हर काबिलियत से वो लेस है बंदा, ठीक ना, वो हर चीज़ करने में सक्षम है, पढ़ाई भी बेहतर कर सकता है, खेल भी बेहतर सकता है, वो तैराकी भी बेहतर जानता है, बैट बॉल भी अच्छे तरीके से जानता है, अच्छे तरीके से वार्तालाप कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वहाँ दूसरे को सम्मान बेहतर तरीके से दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल चिंतित नहीं होना है और एकदम मज़े में प्रश्नों को करना है। देखिए, ये एक नए तरीके का प्रश्न आप सबके सामने उपस्थित हो रहा है। ये आपको 21 और 22 जो ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम हुआ था, ठीक ना, ऑनलाइन मोड जो एग्ज़ाम चला था, इसमें एक नया तरीके से प्रश्नों को पूछना प्रारंभ कर दिया सीटेट। तो बिल्कुल हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अरे ये प्रश्न पूछ रहा है, हमें जवाब देना है और क्या करना है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, शिक्षक को मानवीकृत पाठ्यक्रम, पढ़ लेते हैं थोड़ा आराम से। शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए, पहला ऑप्शन। अब यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से जानने का प्रयास कीजिए, क्या जो पहला ऑप्शन है ये सही है कि नहीं। देखिए, शिक्षकों के मानवीकृत पाठ्यक्रम, हाँ ठीक है, चलो जो भी पाठ्यक्रम है थोड़ा सा मान लेते हैं कि मानवीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए शिक्षा से। मूल्यांकन के तरीकों का पालन करें। अब एक बात बताइए, यहाँ पर तो आपको बोल दे रहा है क्या, नहीं, मूल्यांकन में 4 तरीके दिए गए हैं, इसे 4 से हटकर 5वां तरीका बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अगर 8 तरीके दिए गए हैं तो 8 से हटकर 9वां तरीका ले लिए तो मार के बॉडी तोड़ देंगे। मेरे साथियों, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस बता रहा है, आपको कह रहा है कि यहाँ से उठिए और यहाँ तक चले जाइए। इससे ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं तो सोच लीजिएगा आप बहुत परेशानी में झेलिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या बच्चे का विकास यहीं से यहीं तक होता है? नहीं, इससे आगे भी हो सकता है। इसलिए यह स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि मूल्यांकन का जो तरीका होना चाहिए, मूल्यांकन तरीका विभिन्न पहलुओं को मतलब ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन के तरीके का पालन होना चाहिए। मूल्यांकन में एक तरीका होगा, हो सकता है कि बच्चे को मूल्यांकन करने में हमें असुविधा हो गई हो, हम बच्चे को सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाए हों, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, कोई पूरा का पूरा नेगलेक्ट हो गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये जो पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें तो बिल्कुल गलत साबित हुआ। दूसरा कह रहा है शैक्षिक प्रणाली में बच्चे के बीच व्यक्तिगत मतभेद को नज़रअंदाज करना चाहिए, यानी कह रहा है कि मतभेद को नज़रअंदाज करना चाहिए। अरे कैसे कर सकते हैं नज़रअंदाज? इसका मतलब है क्या चीज़ कि आप जो बोलिएगा, एक शिक्षक जो बोल देगा कि नहीं ये सही है, यही सही है, तो यही सही है। बच्चे के अंदर अपनी व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है कि इस पर ये डिस्कस कर सके, इस पर ये परिचर्चा कर सके, इस पर ये अपनी विचारों को व्यक्त कर सके, अपने सुझाव दे सके, अपने हर एक संबंध में जो भी आपको उसको जिस संबंध में जिस तरीके से वो सोच रहा है वो अपने आप को व्यक्त कर सके। अरे जब बच्चा ही निष्क्रिय हो गया, जब बच्चा ही किसी काम को करने में सक्षम नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन कैसे हो गया? उसे खारिज कर देना चाहिए। यानी वो बच्चे का जो विकास होगा उस विकास में सिर्फ और सिर्फ हम जो कहेंगे वही होगा, वो जो बोलेगा वो गलत होगा। बिल्कुल नहीं, बच्चे को हम लोग बीच में रखकर कार्य करेंगे। बच्चे अगर अपनी भावनाओं को आपके सामने साझा करते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। उसे हम खारिज कैसे कर सकते हैं? उसी को तो हमें काम करना है ना, हमारा काम तो उसी को डेवलप करना है ना। तो इसलिए ये दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है, यानी पॉइंट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बात आ गई क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि लड़कियों को भाषा और कला में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और लड़कों की जो बात आ गई कि गणित और विज्ञान में पढ़ने के लिए उन्हें हतोत्साहित कर दीजिए। देखिए, ना ही किसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, ना ही किसे हम हतोत्साहित कर सकते हैं। अपने अपने क्षमता अनुरूप लड़कियां भी और लड़के भी जिस तरीके से चाहें उस तरीके से वह बेहतर कार्य कर सकते हैं। इसमें लड़की को बोल दिया जाएगा क्या चीज़, भाषा और कला आप सीखिए और गणित और विज्ञान को आप मत पढ़िए। ये हो सकता है कि हाँ लड़की के बारे में जिक्र हो जाए, या फिर ऐसे बोल दे कि लड़कियों को भाषा और कला उसके लिए प्रोत्साहित कीजिए, और लड़कों को गणित और विज्ञान के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो ये जितने भी विषय वस्तु को आपके समक्ष रखा गया है, इसमें साफ एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि जेंडर मतभेद के बारे में चर्चा की जा रही है। आप लड़की हो तो सिर्फ आप कला करो, भाषा के ऊपर अपना ज्ञान रखो। क्यों? वो इंजीनियर नहीं बन सकती है क्या? वो डॉक्टर नहीं बन सकती है? बिल्कुल ऐसे हतोत्साहित हमें नहीं करना है। हमें उसे प्रोत्साहित करना है कि आप गणित भी सीखिए, विज्ञान भी सीखिए, जिस विषय वस्तु में आपका दिल दिमाग लगे उससे बेहतर तरीके से। याद रखिएगा, आंतरिक जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चों के अंदर, आंतरिक, बाह्य जिज्ञासा नहीं। अब उसे बाह्य जिज्ञासा का मतलब क्या हुआ? थोप देना। हम बोल देंगे क्या चीज़ कि हाँ बेटा एक काम करो, तुम इंजीनियर ही तुमको बनना है, जहाँ तुम डॉक्टर बने घर से निकाल देंगे। तो बच्चा आप तो मजबूर होकर इंजीनियर बनेगा ना, डॉक्टर तो छोड़ ही देगा। उसका तांत्रिक मन था कि मैं डॉक्टर में बेहतर कर सकता हूँ, मैं इसी के लिए तैयारी किया हूँ, मैं यही काम करने के लिए अच्छे से पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे गार्जियन बोल रहे हैं कि नहीं हमको इंजीनियर ही बनना है। तो ये थोप देना हो गया। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। हमें आंतरिक तरीके से उसके मन की भाव को समझते हुए हमें आगे काम करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? याद रखिएगा, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, और उस किस में करना है? भाषा एवं विचार के बीच में।
एक बात ध्यान से रखिएगा, भाषा और विचार अंतः संबंधित होते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखिए, भाषा और विचार भैया यहाँ पर तो निर्धारित करती है, बिल्कुल नहीं। अब किसी को कोई अंतर संबंधित है तो इसका मतलब क्या बाउंडेशन दे देगा। अब भाषा कह रहा है क्या चीज़ विचार को निर्धारित करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। विचार भाषा द्वारा शासित, बिल्कुल नहीं भैया, इसमें तो बाउंडेशन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है, बिल्कुल उनमें होता है, संबंध होता है, लेकिन अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार। उनकी दिशा एक अलग होती है, इनकी दिशा अलग होती है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध रहता है। हम उस संबंध को कैसे तोड़ सकते हैं। बीच संबंध द्विदिशात्मक होती है, दो दिशाओं में रहती है, लेकिन उनके बीच में तो संबंध है। अब ये देखिए, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र कैसे हो गए। हमने पहले ही बताया है कि अंतर संबंधित होता है, वह स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाषा अपने क्षेत्र में है और विचार अपने में है, तो बच्चा बोल ही नहीं पाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ ये आपका पॉइंट नंबर 3। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बड़ा मस्त प्रश्न है ये, और बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल ये प्रश्न जो है इसके लिए थोड़ा समय भी लूँगा आपसे। देखिए, सीखने का आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें कौन क्या शामिल करना महत्वपूर्ण होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो आकलन हम लोग कर रहे हैं बच्चे का, इसमें 2 पॉइंट को दर्शाया गया है। पहला कहा जा रहा है कि सीखने के आकलन, और दूसरा कह रहा है सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित है। अब ध्यान से रखिएगा, कह रहा है कि सीखने का आकलन जो है इसके बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुनिश्चित कीजिए कि इसमें से क्या महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। हम बच्चे के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। स्वयं मूल्यांकन, बिल्कुल बच्चा अगर खुद से मूल्यांकन करे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा, सहकर्मी मूल्यांकन, बिल्कुल अगर सहपाठियों के साथ अगर बोले क्या चीज़ के दोस्त, तो इस प्रश्न का जवाब मैं तुमको दे रहा हूँ, थोड़ा देखना उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या उसमें गलतियाँ हो रही है, मुझे बताना थोड़ा सा। तो बिल्कुल स्वाकलन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, साथ ही साथ उस सहकर्मी का मूल्यांकन भी कर रहा है, सहकर्मी का भी जाँच कर रहा है, ठीक ना, कि नहीं तुम्हें पार्टनर ये चीज़ का दिक्कत हुआ, तुमको और बेहतर करना चाहिए, थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा बेहतर करो। गुणात्मक प्रक्रिया, अभी मैंने जितने जिक्र किया है कि ये बेहतर करना है, वो चीज़ होना चाहिए, इसमें ये कमी थी, ये गुणात्मक प्रक्रिया की बात आ गई। लेकिन मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना तो नहीं करना चाहिए कि बेटा तू बेस्ट है और ये गलत है। किसी को हम हतोत्साहित तो नहीं कर सकते हैं। हर एक बच्चे का अपना अपना व्यक्तिगत सोचने समझने और कार्य को करने की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, उसी के अनुरूप में हम काम करेंगे। अब इसमें हम तुलना कर देंगे कि हाँ बेटा ए बहुत बेहतर है और बी क्या है, बहुत नेगलेक्ट है, ए ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बी ने बिल्कुल नहीं दिया। तो इससे क्या होगा कि बी के अंदर जो मनोदशा उत्पन्न होगी वह नकारात्मक होगी, वह जिज्ञासा के बजाय हतोत्साहित हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाता है 2, 1, 2, 3, 4 नंबर बिल्कुल नहीं। चलिए अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। देखिए, समावेशन की बात आ गई, कौन बढ़ावा दे सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा बिल्कुल नहीं देगा। छात्रों को शारीरिक दंड देना बिल्कुल नहीं देगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम, अभी अपने प्रश्न किया है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भी नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक ना। हाँ, विविधता का सम्मान एकदम बिल्कुल करना चाहिए। उनके जो अंदर विविधता है, जो जो उनके अंदर अलग अलग क्षमता है, उसको हम सम्मान करेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसमें जो प्रश्न कहा गया है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता, देखिए दिव्यांगता जो शब्द है इस पर मैं आपको जिक्र थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, दिव्यांगता इन CDP अकॉर्डिंग जो भी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, देखने में जो भी समस्या आती है, सबको दिव्यांगता में ही रखा जाता है, ठीक ना। और साथ ही साथ लंबी अवधि, याद रखिएगा, लंबी अवधि का भागीदारी को बनाए रखने की चुनौती का कारण बनता है। वाह, जब लंबी अवधि की बात कर दिया तब तो ADHD के बारे में बात कर दिया, ठीक ना। क्योंकि ADHD वाले बच्चे जो हैं, AD और HD यानी अध्ययन अवधान अति सक्रियता सिल विकार, ये जो बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिविटी में होते हैं। इनको अगर सही तरीके से बोले बेटा यहाँ बैठो, तो कभी नहीं बैठेगा, उठ के कभी उधर तोड़ेगा, उधर जाएगा, उस तरीके करेगा, ठीक ना। और इन बच्चों को ना थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। ये लंबे दिनों तक ये बीमारी बना रहता है, जिस वजह से घर के अभिभावक और शिक्षक दोनों में ही परेशानी उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, लेखन संबंधित हो गया तो डिस्ग्राफिया हो गया। पठन संबंधित जो बात आ जाती है, ठीक ना, इसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। और दृश्य क्षति तो ऑलरेडी बोला जाता है, ये क्या बताते हैं, ब्लाइंडनेस के बारे में जिक्र कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थी वाली कक्षा में, यानी बहुत सारे भाषाओं से लेस जो कक्षा है, उस कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अलगाववादी तो करना ही नहीं है, अब नामनीकरण नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, बहुभाषिकता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उनके अंदर जो विभिन्न बच्चे हैं तो उन बच्चों में से थोड़ा सा उनसे भी सीख लिए, थोड़ा उनसे भी सीख लिए, थोड़े उनके भी भावनाओं को रखते हुए कुछ उनकी भी भाषा को सीख लिया और उनके अनुसार उनके साथ घुल मिलकर
पढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल अलगाव तो बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं तुम हट जाओ, तुम मेरे क्षेत्र के नहीं हो, तुम बिल्कुल अच्छे लड़के नहीं हो, तुम्हारी भाषा गलत है, तुम्हारा पहचान गलत है, तुम अलग अलग तरीके की कहानियाँ हो जाती है, उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना है, ठीक ना। और कभी कभी तो हम लोग छोटे थे तो बोलते थे कि यार ये तो चिंपैंजी तरीके दिखता है, तो कोई बोलता था यार ये तो नाटा है, ठीक ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हम बच्चों की जब आप बच्चे होंगे तो आप भी कुछ ना कुछ शरारत किए होंगे, अब उसको थोड़ा सा आप याद कीजिएगा तो कुछ अलग ही भाव उत्पन्न होगा अपने मन में कि हमने क्या क्या किया है दूसरों के चिढ़ाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है, कहते हैं संचार के लिए बहुमाध्यम का उपयोग निम्नलिखित में से किससे समावेश में मदद मिलती है। किसके समावेश में मदद मिलती है, ध्यान रखिए। संचार मतलब हो गया कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत करना। बहुत है मल्टीमीडिया, यानी ठीक ना, बहुत सारे उपकरण का। अब किसको संचार, अगर बातचीत ही करना है तो बातचीत किसको किसको बेहतर कर सकता है। एक दूसरे से अगर संप्रेषण की बात आ जाए, कि बातचीत करने की बात आ जाए, तो किसको किसको बेहतर करने का प्रयास करेगा। जाहिर सी बात है, जब समावेशी की बात कर दिया, जब समावेशी की बात आ गई तो उसमें तो हर टाइप के ना बच्चे रहेंगे, इंटेलिजेंट भी रहेंगे, वीक भी रहेंगे, एडीएचडी वाले भी रहेंगे, ठीक ना, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, हर टाइप के तो बच्चे उपस्थित रहेंगे। तो इन सब के लिए तो यह बात बनेगी। थोड़ा देखते हैं कि आखिर ऑप्शन में क्या दिया। बौद्धिक चुनौती वाले छात्र, हाँ जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट वाले जो बच्चे होंगे, अगर उनकी भी चुनौती होगी तो भी उनको बेहतर ऑप्शन मिलेगा। जाहिर सी बात है, संप्रेषण करेगा तो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्रतिभाशाली बच्चे तो बिल्कुल रहेंगे उसमें, स्वालीनता वाले भी बच्चे उपस्थित रहेंगे, और पठन का जो डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे रहेंगे, जो उनको पढ़ने में परेशानी हो रही है, वो भी बच्चे रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यह जो आपको दिया जाएगा, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह पॉइंट 4 होगा, यानी 1 2 3 4, यानी इसमें सारे बच्चे उपस्थित रहेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बातचीत करने का एक माध्यम है, तो इसमें हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है। तो पहली बात है, दिव्यांगता तो मैंने बता दिया है आपको, साथ ही साथ समावेशन करना है, यानी उसमें देखना है, कोरिलेट करना है कि कौन सा सही है। और एक बात इसमें हमेशा याद रखना है कि हमें सही तरीके से देना है। अगर बच्चे को डिसलेक्सिया हो गया, यानी इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने में अगर दिक्कत है, तो क्या उसे हम कैलकुलेटर थमा देंगे? बिल्कुल नहीं थमाएंगे। अगर पढ़ने में अगर उसको दिक्कत हो रहा है तो एक काम करे, बड़ा बड़ा निबंध 10 पेज राइटिंग लिख के लाना जी, सब ठीक हो जाएगा। स्वालीनता है तो ये क्या कहते हैं, दृष्ट अधिभार को बढ़ावा दे दिया जाए? बिल्कुल नहीं भाई। अगर दृष्टिहीन बच्चा अगर है तो उसको पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना चाहिए, ताकि वो बच्चा सुनकर, छूकर उस विषय वस्तु को समझ सके जिस विषय वस्तु में वह अध्ययन कर रहा है। जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो वो समझ कर, छू कर इस चीज़ को ध्यान में रखते चले, ठीक ना। इसके लिए दृष्टिबाधित के लिए एक प्रश्न आता है जिस आज आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कौन ऐसे जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो दृष्टिबाधित के लिए आविष्कार किया था 6 डिजिट का, उनका क्या नाम है, और ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थी की सोच को सुसाध्य नहीं करता, यानी उसके अनुरूप नहीं रखता। तो कौन सा हो सकता है? सक्रिय भागीदारी बिल्कुल रहेगा, सार्थक अधिगम बिल्कुल रहेगा, निष्क्रिय सुनन बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक ना, सामाजिक भागीदारी बिल्कुल नहीं है। तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव जाएगा, यानी पॉइंट 3। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है क्या चीज़ के छात्र के लिए व्यवहारिक यानी करके सीखने गतिविधि में डैश से छात्रों के अधिगम को डैश की संभावना है। तो डैश की टालने से नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सुविधा देने से हाँ बिल्कुल, छात्रों की सुविधा अधिगम बिल्कुल यही होगा, ठीक ना। सुविधा देंगे तो वो और प्रगति करेगा और बढ़ेगा। प्रस्तुति ठहर जाएगा, रोकथाम करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस पॉइंट का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम मतलब लर्निंग के संबंध में कौन सा बेहतर कथन है? देखिए, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन गतिविधि में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ में संबंधित हो। बिल्कुल भैया, इससे बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बच्चा जो चाहता है उसी को अगर गतिविधि में प्रस्तुत कर दिया जाए तो उससे बेहतर क्या सीखेगा? उससे बेहतर कुछ नहीं सीखेगा, उसी में जाकर बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेगा। अब उसके संदर्भ में हम जो बच्चा चाहता ही नहीं है उसी में हम उसको लगा देते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, अर्थहीन गतिविधि में लगा दिया जिससे उसे मतलब ही नहीं है। गतिविधि में भाग लेने के, अब यहाँ करें यांत्रिक, अब यांत्रिक शब्द ही नेगेटिव है, इसको एकदम हटा दीजिएगा, ठीक ना। तो इस पॉइंट को हमेशा रखिएगा ध्यान में कि छात्र तभी बेहतर सीख सकता है जब उसके अनुरूप किसी कार्य में उसे लगाया जाए, ठीक ना, उसी संदर्भ में संबंधित हो। 24 कह रहा है कि एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। मान के चलिए कि आप कक्षा में गए, जाने के बाद आपने कुछ पढ़ाना प्रारंभ किया, उससे क्या आप सबसे पहले नए विषय का परिचय देंगे आप ना। जाने के बाद आप तुरंत हिंदी में पढ़ा रहे हैं, कोई भी विषय आप पढ़ाना प्रारंभ कर दिए, इंग्लिश में पढ़ाना प्रारंभ कर दिए, मैथ में जो भी आप पढ़ाना चालू कर दिए, साइंस में पढ़ाना चालू कर दिए, तो क्या बताइएगा? अब पौधे के बारे में बताइएगा तो पौधे से संबंधित पहले एक छोटा सा उन्हें नॉलेज दीजिएगा ना, ताकि बच्चे क्या हो, उस समय अपना मन लगा सके, ठीक ना। बच्चे
और भी ध्यान रखिएगा, हमें बताना कैसे है, जो वो पहले से जानते हैं उसी में उसको बताना है, ना कि नए तरीके से बताना है। अगर पहले से बच्चा गाछ वृक्ष के बारे में जानता है तो पहले उसके घर के आसपास के गाछ वृक्ष को हम लोग दिखाएंगे, थोड़ी सी कल्पना कराएंगे, ठीक ना, ताकि बच्चा अपने घर के गाछ वृक्ष को देखे और उसके साथ हम बताएंगे कि पेड़ कैसे बड़ा होता है, उसमें पत्ते आते हैं, कैसे खाना बनता है, किस तरीके से वो अपना रक्षा करता है। इस संबंध में अगर बेहतर तरीके से बताएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्या रहा है कि छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो याद रखिएगा, छात्र का जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसके द्वारा? लेव वाइगोस्की के अनुसार जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो होता है वह बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना गया है। तो इस संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंताशील, यानी याद रखिएगा उसमें चिंताशील सुविधा को प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाएगा। अब वो कैसे बच्चा उस पर थिंकिंग करेगा, कैसे सोचेगा, कैसे अपने विकास करेगा, अपने थिंकिंग, अपने मतलब माइंड को कैसे बढ़ाएगा। तो ऐसे कौन सा प्रश्न होना चाहिए? बोर्ड से लिखना नहीं पर जैसे वो लिखा गया कॉपी कर दे, बिल्कुल नहीं। सवाल पूछने, अच्छा, छात्रों को अपने समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बेहतर ऑप्शन लगा। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। छात्रों को रटने या रटना तो हटाइए थे, छात्रों का व्यवहार, यहाँ व्यवहार संबंधित तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, बात हो रही है थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने की, या लगा दिया व्यवहार में। इसलिए ये प्रश्न का जो उत्तर जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 में जा रहा है कि बच्चे को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना कि उसने इस विषय पर क्या समझा, क्या हमने अगर आपको पेड़ के संबंधित अगर जानकारी दी तो उसमें आपने क्या समझा और क्या आप सवाल आपके अंदर बन रहे हैं, वो सवाल का जिक्र आप हमसे कीजिए, हम उसका प्रश्न का हल करने का प्रयास करेंगे, यानी आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए भाई, थोड़ा देख लेते हैं। देखो, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटि की पहचान करने के लिए हतोत्साहित, अरे कैसे हतोत्साहित करेंगे, वो तो बेहतर होगा कि अगर खुद से कर ले तो, ठीक ना। छात्रों द्वारा भ्रमित न जानना, बिल्कुल नहीं, भ्रमित का मजबूर बिल्कुल नहीं हो गया। छात्रों को अपनी त्रुटि को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान, पाठ अभी मैंने बताया था ना लेवाइगोस्की का, जेडपीडी का, इसका हल्का सा मदद कर देना चाहिए। अगर बच्चा अपनी त्रुटि को पहचानने का प्रयास कर रहा है तो उसमें हल्का सा मदद, नहीं बेटा आपने यहाँ थोड़ा सा गलती किया है, इसे सुधार लो, तो बच्चा तुरंत उसको कैप्चर करेगा, तुरंत उस विषय वस्तु को सुधार लेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है, फिर सीटेट देने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कैसे तैयारी होगा, किस तरीके से हो रहा है, बहुत उच्च स्तरीय चिंतन में लगे हुए हैं। आपकी भावनात्मक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेंगे ही, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव मतलब दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ आंतरिक रूप से प्रेरित, अरे आंतरिक कैसे होगा, घबराए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि आंतरिक कीजिए बात। इसका परीक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरे बिल्कुल पड़ेगा भैया, इसमें तो हालत टाइट हो जाता है, आप कह रहे हैं कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इस वजह से परीक्षा में आप प्रदर्शन सुधर जाएगा। क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा, गजब आप भी करते हैं अब ऑप्शन साहब। हाँ, चौथा नंबर का रहा है यहाँ, परीक्षा का उनका नकारात्मक रूप से बिल्कुल नकारात्मक प्रभावित करेगा, माफ कीजिएगा, यही सही आंसर होगा, ठीक ना। नकारात्मक, याद रखिएगा, वो बच्चा जब हतोत्साहित हो जाएगा तो उसकी क्षमता अगर 110 प्रश्नों को सॉल्व करके आने वाली होगी तो 80 पर आकर लटक जाएगा, क्योंकि पहले ही से आंतरिक रूप से क्या हो गया, हतोत्साहित हो गया, वो अपनी जिज्ञासा को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो हतोत्साहित हो गया, तुरंत ही उसके अंदर नकारात्मक प्रभाव आ गए। 10 लड़कों के बीच में बैठा, 10 लड़के ने हतोत्साहित कर दिया, अरे कैसे निकलेगा तुमसे, तुम कुछ जानता है, कुछ पढ़ता है, उसके अंदर जो क्षमता है वो क्षमता डेमोलाइज में क्रिएट हो गया, जिससे वो क्या करेगा, अपनी एक्चुअल जो एबिलिटी है उसको वो प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा, माफ कीजिएगा प्रेरणा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का मिलाप युग है, यानी बेहतर कौन सा है? अरे इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि उस समय से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब इसमें मैं बताऊंगा तो बिल्कुल नहीं कुछ होगा। कौन सा प्रेरणा का स्रोत और कौन सा प्रेरणा का प्रकार जो है वो दोनों कोरिलेट कर रहे हैं। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा होती है। अच्छा, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, बिल्कुल मैं छोड़ दे रहा हूँ ये आपके लिए। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संप्रत्यय, याद रखिएगा, संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, छात्र को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स, बिल्कुल भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। छात्र उस संप्रत्यय को अपने समझ, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझने के लिए कहना, चलिए थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। छात्रों को विशिष्ट उदाहरण से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, चलिए छात्रों, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। छात्रों को विभिन्न स्थितियों के बीच समृद्ध उपस्थित करने के लिए कहना। अब यहाँ पर एक ये बिल्कुल, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वेश्चन क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहा है। जब नेगेटिव पूछ रहा है तो प्रश्न संख्या
30 का ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। ये सारे के सारे पॉजिटिव थिंक है। छात्र उस संप्रेषण को अपने शब्दों में समझने का, तो बिल्कुल अच्छी बात है। किसी कहानी को हम सुनाते हैं, वो अपने शब्दों में सुनाए तो और बेहतर बात है, वो तो समझ के आधार पर सुना रहा है। विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बना लेगा। किसी कोई हम अगर उदाहरण उसको देते हैं तो वो अपने एक तरीके से नए सिद्धांत को क्रिएट कर दे, ठीक ना। जैसे हमने बताया कि हाँ आप एक काम कीजिए कि 2 + 2 4 होता है, तो अगर बताया कि सर 2 × 2 तो भी तो 4 होता है, तो एक नए सिद्धांत आधारित कर लिया, एक नया चीज़ सीख लिया, तो उससे तो और बेहतर चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर छात्र विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपता उत्पन्न करने के लिए कहें, बिल्कुल बहुत सारे स्थिति दिए गए हैं, उनमें सब में एक समरूपता स्थायी करना है, उन सब में कोरिलेट करना है, इनसे इसका संबंध क्या है, इनसे इसका संबंध क्या है, तो ये तो बेहतर ऑप्शन है, तो करके सीखने पर बल दे रहा है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है पॉइंट नंबर 1। मेरे साथियों, आज का जो प्रश्न का सेशन था, 30 प्रश्न थे आपके सीडीपी से, और आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको कैसा लगा, किस तरीके से आपको समझ में आया। अगर बेहतर लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाएंगे अगर आपका डिमांड होगा तो, अन्यथा आपके ऊपर है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। धन्यवाद।